हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चारों टाइप के एडिशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास में है एडिशन ऑफ HX। कोई भी एल्कीन जो होगी उसके ऊपर HX का एडिशन किस तरीके से होने वाला है वो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे मैं एक जनरल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ कि एक एल्कीन है, यहाँ पे R ग्रुप्स हों, हाइड्रोजन्स कुछ भी हो सकते हैं। ये एक सिंपल सी एल्कीन है। इसके अंदर हमने क्या करा, HX का एडिशन करवाया। अब ये जो HX है वो H प्लस और X माइनस में डिसोशिएट होता है। ठीक है, तो एक तरफ तो H जोड़ना है और एक तरफ आपको क्या जोड़ना है, X जोड़ना है। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है आप लोग ध्यान देना। ये X माइनस जो है वो तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट होगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये H प्लस जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो प्रोटॉन भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में दैट इज द स्लो स्टेप एंड RDS, ये H प्लस जो होगा वो क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करने वाला है। तो एक तरफ सबसे पहले क्या कर दिया, H प्लस जोड़ दिया। मान लो हमने इधर H जोड़ दिया तो इस कार्बन के ऊपर क्या बन गया, एक पॉजिटिव चार्ज बन गया क्योंकि यहां से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूट गई थी, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो एक फ्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर मान लो ये एक इंटरमीडिएट है, दिस इज केटाइन एंड इट में रीअरेंजमेंट, इट में रीअरेंज, अगर रिक्वायरमेंट हुई रीअरेंजमेंट की तो ये रीअरेंजमेंट करेगा। तो इसलिए क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। ध्यान रखना आप लोग, कैसा हो रहा है, CC+ मैकेनिज्म। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये एक फास्ट स्टेप में अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक किया। अब ये कार्बोकेटाइन तो प्लेनर स्पीसीज है ना, तो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है, तो दोनों डायरेक्शन से वो आ सकता है। तो यहां पर क्या बना, देखो ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल, इस कार्बन पर एक न्यूक्लियोफाइल आ गया और ये इस तरीके से ये बन जाएगा, और हो सकता है साथ में वो ऐसा भी बन जाए, एक इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल। अब वो कायरल सेंटर होगा तो डिपेंड चेंज करेगा उसके ऊपर कि भाई वो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। तो प्रोडक्ट दोनों में से कुछ भी बन सकता है। ठीक है, मतलब हुआ क्या, पहले स्टेप में H प्लस ऐड हुआ और दूसरे स्टेप में आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। तो सिंपल सा प्रोसेस है दो स्टेप में, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। रीअरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो रीअरेंजमेंट करने वाला है। तो प्रोडक्ट में अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन था, अब आप लोग ध्यान देना, यहां पर H प्लस था तो इलेक्ट्रोफाइल की जगह हम लोग क्या लिख दें, H प्लस। न्यूक्लियोफाइल कौन था हमारे पास में, न्यूक्लियोफाइल इज द X माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, X माइनस ऐड हो गया, यहां पर भी क्या हो गया, X। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट बना उसके अंदर क्या हुआ, एक तरफ H ऐड हुआ और एक तरफ X ऐड हुआ। तो आप सीधा सिंपल सा कंपाउंड लिख सकते हैं इस तरीके से, CH, यहां पर ये X और ये। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हो गया तो और एक तरफ हेलोजन ऐड हो गया। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म तो बिल्कुल सिंपल सा है। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं और उसके साथ में एक रूल भी आता है, वो भी हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन यूज कर रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास में क्या है, इथीन है। तो इस इथीन के मॉलिक्यूल पर मान लो जैसे आप HBr का एडिशन करवाया आपने, ये HX है हमारे पास में, तो जैसे ही आप HBr का एडिशन कराओगे तो एक तरफ H जोड़ना है और एक तरफ क्या जोड़ना है, Br जोड़ना है। तो हमें पता है ये किस में डिसोशिएट होगा, H प्लस में और ये Br माइनस के अंदर। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच होगा, तो एक तरफ आपने क्या कर दिया, H प्लस जोड़ दिया। दिस इज द RDS स्टेप। इसके अंदर क्या हो गया, H प्लस इसके ऊपर आकर अटैच हो गया। तो जैसे सपोज करो इस डायरेक्शन में हो गया तो इधर ये H लिख दूं और इधर क्या बन गया, एक कार्बोकेटाइन बन गया आपका, ये एक फ्री कार्बोकेटाइन। अब इसको रीअरेंजमेंट की अगर रिक्वायरमेंट होती तो ये कर लेता, लेकिन अभी तो रीअरेंजमेंट करने से कोई मतलब है नहीं क्योंकि यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है और ये अगर पॉजिटिव चाहे इधर भी आता तो उधर भी 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है, जो कैसा है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, देखो ये जो Br माइनस है ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। समझ में आ गया, ये एक प्लेनर स्पीशीज थी, तो यहां से कंपाउंड क्या बन गया, देखो CH3 CH2 एंड Br।
अब Br ऊपर की डायरेक्शन में जोड़ना है या नीचे की डायरेक्शन में, अभी उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। कारण क्या है कि कोई कायरल सेंटर यहाँ पर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या बेसिकली, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था उसके अंदर हमने HBr का एडिशन कराया, तो एक तरफ H जोड़ा और एक तरफ Br जोड़ा, वही देखो प्रोडक्ट में क्या बन गया, CH3 CH2 Br। तो प्रोडक्ट सिंपल सा है। तो किसी एल्कीन से एल्काइल हैलाइड को बनाया जा सकता है, तो ये एल्काइल हैलाइड का बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो सिंपल सा एडिशन है इसके ऊपर। कुछ एग्जांपल्स और कंसीडर करते हैं, जैसे मान लो कंपाउंड है आपके पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, जैसे सपोज करो ये एल्कीन है, इस एल्कीन में हमने क्या कर दिया, HBr का एडिशन करा दिया। तो जैसे ही आप HBr का एडिशन इसके ऊपर कराओगे तो एक तरफ हमें क्या करना है, H जोड़ना है और एक तरफ हमें Br जोड़ना है, ठीक है। तो मैकेनिज्म सिंपल सा है, CH3 CH2 CH CH3 एंड Br। अब आप लोग ध्यान देना, प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, और इसमें अगर आप लोग ध्यान दें तो एक कायरल सेंटर भी बन रहा है। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे कुल कितने बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अगर किसी रिएक्शन में एक कार्बन कायरल हो जाता है प्रोडक्ट बनते समय, तो उसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज D+L। दोनों मिक्सचर बनेंगे, यहाँ पे D वाला भी बनेगा और उसका मिरर इमेज भी बनेगा L वाला भी, ठीक है। और अगर मान लो 2 कायरल सेंटर बन जाते हैं रिएक्शन में, तो 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे। भाई दोनों जो कायरल सेंटर है दोनों पे RS कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, तो RR हो सकता है, SS हो सकता है, RS या SR कुछ भी हो सकता है, तो 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे। और अगर मान लो कायरल सेंटर होता ही नहीं, जैसे कि इसमें ये कार्बन कायरल नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट ही बन रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या हुआ, H+ अटैच हुआ, अब किधर भी ऐड करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो CH3 CH, मान लो इधर H ऐड करवा दिया मैंने, तो यहाँ पे CH2 बन गया, और फिर क्या बना CH और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड CH3, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब आप लोग देखो कि इसमें रीअरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ये ऑलरेडी 2 डिग्री है, 3 और 2 5 अल्फा H है इसके पास में। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी आ जाता तब भी क्या रहता, सेम ही कैसे रहता। तो अभी इसको रीअरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसके बाद में क्या हो गया, Br- का अटैक हो गया इस कार्बोकेटाइन पर। तो जैसे इस Br- का अटैक हुआ, अब देखो ये जो कार्बोकेटाइन है वो प्लेनर स्पीशीज है, ठीक है, ये इस तरीके से, तो हो सकता है Br इधर से आए या हो सकता है Br बैकवर्ड डायरेक्शन से आए। तो Br आगे से और पीछे से दोनों डायरेक्शन से आ सकता है, तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए ये कायरल सेंटर था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, D+L, दोनों पॉसिबिलिटीज लिख दी। तो प्रोडक्ट 2 बनेंगे यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, इक्विमोलर मिक्सचर बनेगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। उसी तरीके से जैसे मान लो आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें सपोज करो HI का एडिशन करवा दिया या HCl का एडिशन करवा दिया, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सीधा CH2 CH3 CH2 एंड I। उसी तरीके से मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HCl का एडिशन करवाया, तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड Cl। तो तीनों टाइप के एल्काइल क्लोराइड हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं, एल्काइल हैलाइड्स बना चुके हैं। अब मान लो आपके पास में कुछ केस ऐसा आ जाए, अभी तक जो एल्कीन थी हम लोग एक सिमेट्रिकल एल्कीन यूज कर रहे थे। सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर H आप किधर भी जोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर आप इसमें H यहाँ जोड़ो तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप इधर भी जोड़ते हो तब भी प्रोडक्ट यही बनना है, क्योंकि एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल है। तो अभी हम लोगों को डिसाइड नहीं करना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल किधर जोड़े और न्यूक्लियोफाइल किधर जोड़े। लेकिन अगर मान लो आपके पास में केस ऐसा आ गया कि जैसे सपोज करो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गई कि भाई इस कार्बन के ऊपर तो R ग्रुप है और इधर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, ये prop 1 इन हो गया, दिस इज अनसिमेट्रिकल। और अगर मान लो आपने इसके अंदर HBr का एडिशन करवाया, तो अब हमें यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा कि H को किधर जोड़ा जाए और Br को किधर जोड़ा जाए। तो जो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर मान लो आप H यहाँ पर ऐड करवाते हो तो Br यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 1 ये मतलब CH3 CH2 CH2 Br बन गया। और अगर आपने H इधर ऐड करवा दिया तो Br यहाँ पर आ जाएगा, क्यों, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा, और पहले वाले में क्या बना था, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, H+ किधर ऐड कराना है, Br- किधर ऐड करवाना है, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल किस डायरेक्शन में ऐड होगा,
वो हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसे कुछ केसेस आते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करते हैं। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे मार्कोनिकॉफ रूल की, दैट इज शॉर्ट में हम लोग इसको एमके रूल बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने कंपाउंड यूज किया था एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने क्या कर दिया, प्रोप 1 इन यूज कर लिया। अगर ये इथीन होता तो क्या होता, दोनों डायरेक्शन में से H+ और Br- किधर भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी इस कंडीशन में हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये जो H+ है और Br- है वो किधर ऐड करवाएं, हम लोग इलेक्ट्रोफाइल किधर ऐड करवाएं और Br किधर ऐड करवाएं। तो उसके लिए हम लोग जो रूल यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये रूल क्या बोलता है आप लोग देखें, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन HX, अब HX की जगह कोई भी मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ये जनरलाइज्ड एक रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन HX इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जब इस एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HX का एडिशन हो रहा है, ठीक है, देन अब हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H+, तो सबसे पहले स्टेप में तो H+ ही ऐड करवाते हैं हम लोग। तो देन H+ गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, ये H+ कौन से डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पर ऐड करवाना है, इधर वाले पे या इधर वाले पे, इसका डिसीजन हम लोग ले रहे हैं। देन H+ goes to that carbon of double bond where more number of hydrogens are present, मतलब डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर H+ को ऐड करवाना है जहां पर पहले से ही मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, जहां पे पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो। अब आप लोग ध्यान देना, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो रूल क्या बोल रहा है कि H+ वहां ऐड करवाना है जहां पर पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो। मतलब साफ है यहां पर क्या कि ये जो H+ है वो कहां ऐड होगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, मतलब इस डायरेक्शन में। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, H+ ऐड हो गया। अब मैकेनिज्म देखो आप लोग ध्यान से, इस कार्बन के ऊपर ऐड हुआ, या आप लोग समझ सकते हो कि ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव बन के इस H+ को इस कार्बन पर अटैच करवाएगा, ना कि इस कार्बन के ऊपर। तो जैसे ही यहाँ पर H+ अटैच हुआ तो देखो क्या बना, CH3CH। अब पॉजिटिव चार्ज कहां बनेगा, बीच वाले कार्बन पर, यहां पे बन गया और यहां पे बन गया CH3। कोई दिक्कत है इसमें, ये हमारा है इंटरमीडिएट। अब अगर हाइड्रोजन आप इधर ऐड करवा देते तो पॉजिटिव चार्ज कहां बनता, इस डायरेक्शन में। यहां पे अगर हाइड्रोजन ऐड होता तो पॉजिटिव चार्ज यहां वाले कार्बन पर बन जाता, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, रिच बिकम्स मोर रिचर इन हाइड्रोजन, मतलब जिस कार्बन पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन, जो ऑलरेडी हाइड्रोजन्स में रिच है, उसी कार्बन पर हाइड्रोजन को ऐड करना है, मतलब हाइड्रोजन हमने वहां पर बढ़ा दिया। इसलिए हम लोग पॉइंट क्या लिख रहे हैं, रिच बिकम्स मोर रिचर इन हाइड्रोजन, जहां पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन्स थे वो और ज्यादा हाइड्रोजन्स क्या कर लेगा, अक्वायर कर लेगा। अब मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ते हैं हम लोग। मॉडिफाइड, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर लिख दिया है क्या, द इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड ऑन डबल बॉन्ड इन सच ए वे सो दैट इट कैन गिव राइज टू ए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मतलब किसी डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को इस तरीके से ऐड करवाना है कि इलेक्ट्रोफाइल के ऐड होने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो। मतलब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराने से एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली रिएक्शन जो है वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगी। और यहां पर इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकेटाइन। तो जहां से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा उस डायरेक्शन में हमें क्या कर देना है, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवा देना है। तो देखो यहां पर अप्लाई हो रहा है रूल, ये H+ अगर आप इधर ऐड करवाते हो तो कार्बोकेटाइन बनेगा बीच वाले कार्बन पर। इसमें अल्फा H कितने हैं, 3 और 3 6 अल्फा H है, 2 डिग्री भी है। लेकिन अगर आप H+ इस कार्बन पे ऐड करवा देते तो कार्बोकेटाइन कहां बनता, यहां पर देखो CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग कंपेयर करो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला केटाइन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल किधर ऐड हुआ था, ये किससे बना था, जब H+ आपने इधर ऐड करवाया। अगर आप इधर ऐड करवा देते तो ये बन जाता। तो करना क्या, समझ में आ गया, ये वाला नहीं बनाना है। मॉडिफाइड रूल के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से ऐड करवाना है कि एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाए। अब अगर इसमें रीअरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो वो रीअरेंजमेंट करेगा। अभी यहां पर हाल फिलहाल रीअरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या कर दिया हमने, Br- का इस सेकेंड फर्स्ट स्टेप में इस केटाइन पर अटैक करवा दिया।
तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन गया देखो, CH3 CH Br एंड CH3। अब अगर आप Br यहाँ से ऐड कराओ चाहे इधर से ऐड कराओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि ये कार्बन कायरल नहीं है, तो ओनली सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर मिलने वाला है। तो हमने क्या किया, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इधर ऐड करवाया और Br यहाँ पर ऐड कराया। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोल रहा है, हमें इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से ऐड करवाना है कि एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो सके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। तो ये मेजर प्रोडक्ट है। अगर आपने ब्रोमीन इधर जोड़ के प्रोडक्ट बना दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये प्रोप 1 इन था, प्रोप 1 इन के अंदर HBr का एडिशन कराया तो इससे प्रोडक्ट क्या बना, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ना कि 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है। अब मान लो आपके पास कुछ केस ऐसा आ जाए, ये आप लोग इसको नोट कर लेना डेफिनेशन को, कि सपोज करो कि RCH डबल बॉन्ड CH2 ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इस एल्कीन में आपने क्या कर दिया, HBr की रिएक्शन तो करवाई। अगर सिर्फ HBr लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा, इधर H ऐड कर दिया और इधर Br, ये वाला प्रोडक्ट बना देना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर RCH और यहां पर आ जाएगा Br और यहां पर बन गया CH3। ये तो अभी जो हमने पढ़ा उसी को फॉर्मेट, बस यहाँ पे इस CH3 के बजाय जनरलाइज्ड R ग्रुप लिख दिया मैंने। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इसी कंपाउंड में मैंने क्या करा, HBr के साथ में एक ऑर्गेनिक परऑक्साइड यूज कर लिया, दैट इज R2O2। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ाई थी, तो वहां पे हमने एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर यूज किया था, दैट इज R2O2। ऑर्गेनिक परऑक्साइड जो होते हैं, एसाइल परऑक्साइड हो गया या एल्काइल परऑक्साइड होते हैं, ये अच्छे इनिशिएटर की तरह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो R2O2 है वो थोड़ी सी हीट गेन करते हैं, क्या होता है, 2 मोल्स ऑफ RO रेडिकल्स में ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही ये रेडिकल में ब्रेक हो गया तो मैकेनिज्म कौन सा हो गया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये वाला तो मैकेनिज्म अलग है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब आप HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड रिएक्शन कराते हो किसी एल्कीन की, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बन जाएगा। अब आप लोग ध्यान रखना, ये मेजर है इसमें और इसमें ये वाला मेजर है, दोनों प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है। ऊपर वाले में तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है और नीचे वाले के अंदर क्या हो रहा है, ये जो ब्रोमीन है वो अपोजिट डायरेक्शन में अटैच हो रहा है, मतलब ये मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट अपोजिट एडिशन कर रहा है यहाँ पर। तो इस टाइप के प्रोडक्ट जो बनने वाला जो इफेक्ट है उसको बोला जाता है पर ऑक्साइड इफेक्ट। ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट होता है, जो एडिशन होता है एल्कीन पर, दैट इज अकॉर्डिंग टू अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल। इसलिए हम लोग इसको एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जहां पर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड होने वाला था और इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने वाला था, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या कर दो, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करवा दो। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोल रहे हैं। और इस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज पर ऑक्साइड इफेक्ट, क्योंकि ये पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है। और इसको एक अल्टरनेट नेम दिया जाता है, दैट इज खराश इफेक्ट। क्या नाम देते हैं, खराश इफेक्ट। इसको एक अल्टरनेट नेम दे रहे हैं। तो अब इसका मैकेनिज्म हम लोग सीखते हैं कि भाई ये जो Br है इसमें यहां पे नहीं आके उस डायरेक्शन में कैसे आया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही होगा, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, परऑक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट इसको नाम दे रहे हैं। ठीक है। इस रूल में क्या हो रहा है कि हमारे पास में एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इसके अंदर हमने HBr का एडिशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ क्या, R2O2, किसी ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट प्रोडक्ट बन रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल अगर फॉलो होता, अगर R2O2 नहीं होता, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता, ये Br यहाँ सेंटर में आता और H इधर आता। मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड करवाते हैं हम लोग, जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं और एक ज्यादा स्टेबल कैटायन का फॉर्मेशन होता। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो खराश इफेक्ट जो है या परऑक्साइड इफेक्ट है, ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं कराता, ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होने वाली रिएक्शन है। तो जो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता, उसके जस्ट अपोजिट आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की डेफिनेशन अलग से कुछ नहीं है, इट इज द अपोजिट रूल टू मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि H+ इज एडेड अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें कि H+ इसमें यहां ऐड हुआ और Br आपका इधर ऐड हुआ, जबकि मार्कोनिकॉफ में क्या होता था, H इधर ऐड होता था और Br यहां पे ऐड होता था। समझ में आ रही बात। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म की बात करते हैं,
उससे पहले एक दो पॉइंट आप लोग और ध्यान रखना कि ये जो खराश इफेक्ट है ये कब होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ये कब फॉलो होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलोड। ठीक है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड क्या क्या हो सकते हैं, चाहे आपके पास में जैसे R2O2 हो इस टाइप का, ये R2O2 ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होता है, या इस टाइप का एसाइल वाला ग्रुप भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। ये क्या करते हैं, ये जैसी थोड़ी सी इनको एनर्जी मिलती है ये RO रेडिकल्स में ब्रेक हो जाता है, और ये किस में हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O एंड O रेडिकल। और एक बार अगर किसी रिएक्शन में रेडिकल बन गया तो वो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो कर लेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म कौन सा होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, वो अभी हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप लोगों को याद रखना है कि ये जो खराश इफेक्ट है इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली विथ HBr, ये सिर्फ HBr के साथ ही ऑब्जर्व होता है, दूसरे किसी भी HX के साथ में ऑब्जर्व नहीं होता। अगर आपने HCl के साथ में यूज करा तो खराश इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, अगर आपने HI के साथ में यूज करा तब भी आपका ये इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका रीजन हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, मैं इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूं, कब फॉलो होता है, इट इज ओनली फॉलोड विथ HBr। अब ध्यान देना आप लोग कि जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन, 3 स्टेप में ये रिएक्शन होने वाली है। तो यहां पर मैं स्टेप 1 लिख रहा हूं, ये कैसा स्टेप होगा, दिस इज चेन इनिशिएशन, दिस इज चेन इनिशिएशन स्टेप, फर्स्ट स्टेप है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक फ्री रेडिकल हमारे पास जरूरी है बनना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ध्यान देना आप लोग, ये जो R2O2 है ना यहां पर, ये कन्वर्ट होता है थोड़ी सी एनर्जी गेन करके 2 मोल्स ऑफ RO फ्री रेडिकल। और ये स्टेप कितनी बार रिक्वायरमेंट होता है, ओनली फॉर 1 टाइम, दिस स्टेप इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर 1 टाइम, क्योंकि और तो रेडिकल बनाने वाला है नहीं यहाँ पर, और HBr का रेडिकल ऐसे बनेगा नहीं, कारण कि H प्लस और Br माइनस में डिसोशिएट होता है, ना कि ये H रेडिकल और Br रेडिकल में डिसोशिएट होता है। तो अगर आपको उसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है तो क्या चाहिए हम लोगों को, एक इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो R2O2 वो क्या करता है, इस रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम करता है, इसलिए हम लोग इसको इनिशिएटर बोल रहे हैं। इसने क्या कर दिया, 2 मोल्स ऑफ RO रेडिकल बना दिए सबसे पहले। अब जैसे इस रिएक्शन में एक रेडिकल बन गया तो स्टेप सेकंड आ जाएगा हमारे पास में। स्टेप सेकंड क्या होता है बताओ, दैट इज चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब इसमें मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं, इसमें भी मल्टीपल स्टेप्स हो सकते थे। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है कि ये जो हमारे पास में RO रेडिकल्स बन गए ना, इसमें भी मान लो जैसे मैं ये फर्स्ट नंबर लिख रहा हूं, जो RO रेडिकल है, ये RO रेडिकल क्या करता है, इस HBr के साथ में मतलब कॉलिजन करके इंटरेक्ट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बन गया, देखो ये O रेडिकल और ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ से बन जाएगा ROH, और साथ में क्या बन गया, आपको मिल गया एक Br रेडिकल। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ HBr को H रेडिकल और Br में तोड़ना चाहते तो नहीं तोड़ता, तो हमने क्या करा, इस Br रेडिकल को बनाने के लिए एक RO रेडिकल यूज किया जो एक इनिशिएटर का काम करता है। ठीक है, तो ये Br रेडिकल इस तरीके से बनता है, ध्यान रखना। तो ये बन गया हमारे पास में Br रेडिकल। अब बात करते हैं इसके अंदर एक सेकंड स्टेप, आप लोग ध्यान देना। जैसे ये Br रेडिकल मिल गया हम लोगों को, ये Br रेडिकल क्या करता है, इस एल्कीन के साथ में इंटरेक्ट करता है। देखो RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा इस तरीके से रेडिकल्स में, यहां पर भी रेडिकल बनेगा और यहां पर भी रेडिकल बनेगा। सपोज करो ये रेडिकल इस तरीके से बन गए, 2 रेडिकल बन गए। अब Br किधर ऐड करवाना है ये हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, ध्यान से समझना आप लोग। ये स्टेप जो है इसका क्या है, RDS होता है, मतलब इस चेन प्रोपोगेशन स्टेप का भी सेकंड स्टेप इज द RDS ऑफ दिस रिएक्शन। ये जो Br है ये कहां पर अटैच होगा, राइट साइड में। कारण क्या है कि जैसे ही अगर आप Br को यहां पर अटैच करवाते हो इस तरफ रेडिकल बना के, तो एक ज्यादा स्टेबल रेडिकल मिल रहा है 2 डिग्री। लेकिन अगर मान लो Br आपने यहां पर अटैच करवाया होता तो रेडिकल ये बनता जो कैसा है, कम स्टेबल है। तो एक ज्यादा स्टेबल रेडिकल को राइज करने के लिए Br क्या हो जाता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट डायरेक्शन में अटैच हो गया। समझ में आ रही बात। तो Br को हमने क्या कर दिया, इस डायरेक्शन में ऐड करवा दिया, तो यहां से प्रोडक्ट क्या बन गया, RCH2 RCH रेडिकल
CH2 एंड Br। Br हमने क्या करवाया, मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट डायरेक्शन में अटैच करवा दिया। यहां पर Br ऐड होना चाहिए था मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, यहां पर उसके अपोजिट डायरेक्शन से राइट साइड में हमने Br को ऐड करवा दिया। ठीक है, तो अब यहां पर ये Br ऐड हो गया, इससे हमें क्या मिल रहा है, एक 2 डिग्री फ्री रेडिकल मिल रहा है जो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हमने Br को राइट साइड में ऐड करवाया। यहां पे ऐड करवाते तो 1 डिग्री मिलता तो कम स्टेबल होता। ठीक है, तो ये रिएक्शन के बीच के जो बनने वाला इंटरमीडिएट है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, और भी एक रीजन है इसका। और इसके बाद में स्टेप थर्ड क्या होगा कि ये हमारे पास में R रेडिकल बन गया, RCH रेडिकल CH2Br। अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, अगेन HBr के साथ में। HBr का रेडिकल बनता है इस तरीके से, तो ये अगेन वापस से HBr का रेडिकल फॉर्मेशन कर लेगा, एक तरफ H और एक तरफ Br रेडिकल। तो इस रेडिकल के साथ में ये H रेडिकल क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो यहां से क्या बना देखो, RCH2, एक हाइड्रोजन था पहले से और एक हाइड्रोजन यहां से रेडिकल से अटैच हो गया, देन आ गया वापस आपका CH2 एंड फिर उसके बाद में कौन आ गया, Br। तो प्रोडक्ट क्या बना देखो, 1 ब्रोमो वाला प्रोडक्ट बन गया, जबकि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता तो क्या होता, 2 ब्रोमो वाला प्रोडक्ट बनता। तो ये स्टेप वापस से क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वापस से हमें क्या मिलने वाला है, एक Br रेडिकल मिलने वाला है। अब आप लोग ध्यान दो, जैसे ये Br रेडिकल बना, अगेन ये वापस एल्किन के साथ कोलाइड किया, फिर ये वाला स्टेप फॉलो होगा, उसके बाद में ये स्टेप फॉलो होगा, फिर Br रेडिकल मिलेगा। मतलब क्या होगा, अब यहां पर रिपीट कौन कौन से स्टेप्स होंगे, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि हमें पता है फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ स्टेप्स मिलियंस ऑफ टाइम्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो स्टेप सेकंड एंड थर्ड आर रिपीटेड मिलियंस ऑफ टाइम्स। जब तक वो पूरी HBr जो है वो कंज्यूम नहीं हो जाता तब तक ये स्टेप्स क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। और देन स्टेप थर्ड हमारे पास में क्या होगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में जो भी बचे कुछ रेडिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में कोलाइड होके ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन जो है वो कैसी है, एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। वहां पे एल्केन में हम लोगों ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्ड यूज किया था, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। दिस इज ए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एडिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो चीजें यहां पर आकर ऐड हो रही है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, किसी की जगह पर कोई दूसरी चीज नहीं आ रही है। यहां पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड पर दोनों डायरेक्शन में एक एक चीज आकर ऐड हो गई। तो ऑर्गेनिक परऑक्साइड के अंदर आपको क्या करना है, इस तरीके से मैकेनिज्म को ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेप थर्ड में नहीं लिख रहा हूं, चेन टर्मिनेशन स्टेप, उसमें कुछ नहीं है, सारे रेडिकल्स आपस में कंबाइन होंगे। जो मैंने अभी एक पॉइंट बोला था क्या, कि ये जो परऑक्साइड इफेक्ट, ये जो खराश इफेक्ट है, ये सिर्फ HBr के साथ ही ऑब्जर्व होता है, दूसरे किसी HX के साथ में ऑब्जर्व नहीं होता है। उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, मैं एक एनर्जेटिक्स की बात कर रहा हूं, जो एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्ट है। अभी हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उसके अंदर स्टेप जो चेन प्रोपोगेशन के अंदर भी 3 स्टेप हम लोगों ने लिखे थे, स्टेप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, चेन प्रोपोगेशन स्टेप के स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड की। सेकंड स्टेप उसमें क्या था, RDS था, जिसके अंदर क्या हो रहा था, एल्किन के ऊपर रेडिकल बन के उसके ऊपर Br आकर क्या हुआ था, अटैच हुआ था। ठीक है, पहले मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं। हमने पॉइंट बोला था कि जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन में कराता हूं किसके साथ में, HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2। तो यहां से जो प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या बन रहा था, RCH2 CH2 एंड Br। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो गया, या खराश इफेक्ट यहां पर रूल फॉलो हो गया। अब अगर मान लो मैं इसी कंपाउंड की रिएक्शन HCl के साथ में करवाता हूं, एक बार इसी कंपाउंड की रिएक्शन में HBr के साथ में कराता हूं, और एक बार इसी कंपाउंड की रिएक्शन में HCl इन प्रेजेंस ऑफ R2O2 भी करवा देता हूं। चारों केसेस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जब आप HBr के साथ करा रहे हो तो यहां पर कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। H प्लस किधर ऐड होगा, राइट साइड में, और Br लेफ्ट साइड में। तो यहां से कंपाउंड क्या बनेगा, RCH Br एंड CH3। इस वाले प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट बनेगा, इसके प्रोडक्ट में ये 1 ब्रोमो वाला प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो रहा है। HCl के साथ में अगेन मार्कोनिकॉफ, तो यहां से बनेगा RCH Cl एंड CH3। ये मार्कोनिकॉफ रूल है। अब यहां पर बात करते हैं, हमने पॉइंट क्या बोला था कि मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलोड ओनली विथ, या इज ऑब्जर्व्ड ओनली विथ HBr।
HCl या HI के साथ में ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इस कंडीशन में अगर आपने HCl के साथ में R2O2 ले भी लिया तो आपको ये नहीं करना है कि जो Cl है वो राइट साइड में जोड़ दिया, नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट अभी भी वो मार्कोनिकॉफ रूल जैसा ही बनेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH Cl एंड CH3, मतलब आपने क्या कर दिया, Cl यहाँ की बजाय यहाँ जोड़ के लिख दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दोनों पॉइंट लिख देता हूँ, देखो RCH2 CH2 Cl, इस वाले केस में प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। इस चीज को आप लोग खास तौर से ध्यान रखें। दिस इज नॉट ऑब्जर्व्ड, ये वाला प्रोडक्ट ही आपका फाइनल होगा, मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होगा। अगर आपका HCl या HI के साथ में भी अगर R2O2 आपने यूज कर लिया तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन वो सिर्फ HBr के केस में क्या होगा, वैलिड होगा। HBr के केस में अगर आपने यहाँ पर R2O2 के साथ ये बना दिया तो फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जेटिक्स बता रहा हूँ कि ये सिर्फ HBr के साथ ही क्यों ऑब्जर्व होता है, HI और HCl के साथ में ऑब्जर्व क्यों नहीं होता है, वो आप लोग समझें। ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्ट है। देखो हम इधर तो लिख रहे हैं HX के अंदर HF भी हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। आप लोग ध्यान दें कि HF और HCl जो होते हैं इनकी तो हाई बॉन्ड एनर्जी होती है, क्यों, बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होती है, तो ये तो इजीली डिसोशिएट भी नहीं होते किसके अंदर, H+ और F+ के अंदर, या ये सॉरी H+ और F- में, ये आपका H+ और Cl- में डिसोशिएट होता नहीं है आसानी से। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेडिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टेप सेकंड, जो चेन प्रोपोगेशन स्टेप का जो स्टेप फर्स्ट था, उसमें क्या हो रहा था कि जो RO रेडिकल था वो HX के साथ इंटरेक्ट कर रहा था और X रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा था। तो यहां पर क्या होगा, F रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जब हमारा स्टेप इनिशियली स्टेप ही एंडोथर्मिक है तो आगे वाला स्टेप तो वैसे भी बहुत टिपिकली होगा, ठीक है। तो एंडोथर्मिक होने की वजह से ये आगे वाला स्टेप जो है वो प्रोसीड हो नहीं पाता है, क्योंकि हमें एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। ये बॉन्ड आप लोगों को बता दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो HF को F रेडिकल और H रेडिकल में ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेप एंडोथर्मिक होने की वजह से स्टेप थर्ड हो ही नहीं पाता है। तो HF के साथ तो कुछ भी ऑब्जर्व हो नहीं रहा है और इनफैक्ट बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं HCl की। तो HCl के केस में भी ये प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक, इसमें भी एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब एक इनिशियल स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है तो आगे के स्टेप थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके केस में भी ये स्टेप सेकंड जो है वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं HBr और HI। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी तो कम होती है, तो ये वाला जो स्टेप होता है ना HBr के साथ में, ये कैसा है, एक्सोथर्मिक, मतलब इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज, मतलब Br रेडिकल जैसे ही बनता है तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाती है। तो ये स्टेप बहुत इजीली फेवरेबल है, तो ये एक्सोथर्मिक है। अच्छा, एक्सोथर्मिक तो HI के केस में भी होता है, एक्सोथर्मिक। तो इन दोनों के रेडिकल तो बन जाते हैं। तो यहां से ये तो समझ में आ रहा है कि HCl के साथ में ये पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि आगे का स्टेप नहीं हो पाता है। इस केस में ये स्टेप तो एक्सोथर्मिक है, इसके आगे वाला स्टेप जो RDS होता है वो भी कैसा था, एक्सोथर्मिक, मतलब दोनों ही केस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो HBr के साथ तो बहुत इजीली रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है। अब बात करते हैं HI के साथ में। तो HI के साथ में ये स्टेप तो एक्सोथर्मिक है, तो आगे वाला स्टेप इजीली प्रोसीड करना चाहिए। तो इसके साथ भी पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि ये वाला जो स्टेप है वो कैसा हो जाता है, एंडोथर्मिक, मतलब ये जो I रेडिकल बनता है ना, ये I रेडिकल उस एल्कीन को आगे फर्दर रेडिकल में कन्वर्ट नहीं कर पाता। ये करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये स्टेप एंडोथर्मिक होने की वजह से HI के साथ में भी पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। यहां तक का स्टेप तो एक्सोथर्मिक जरूर था, लेकिन आगे का स्टेप एंडोथर्मिक हो गया। इसलिए याद क्या रखना है, पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली ऑब्जर्व्ड विथ HBr, ना तो HCl के साथ होगा, ना HI के साथ होगा और ना ही HF के साथ में होगा। तो ये आपको एनर्जेटिक्स याद रखनी है। बोथ द स्टेप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, HBr के साथ में एक्सोथर्मिक होते हैं। तो अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं हम लोग। तो मैंने आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग एडिशन करा रहे हैं। जैसे इन सारे कंपाउंड्स में HI का एडिशन कराना है, यहाँ पे NaBr का है, यहाँ पे HI NaBr है, HF HI, अलग अलग टाइप के एडिशंस हैं। तो अब इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट लिखते हैं हम लोग फटाफट से। ये तो इथीन हो गया, इथीन में HI का एडिशन कराया है। तो HI के अंदर क्या होता है,
H प्लस I माइनस, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है हमारे पास में? अभी सारा देखो कोई एंटी मार्कोनिकोफ वाला नहीं है, R2O2 वगैरह कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी सारे के अंदर मार्कोनिकोफ रूल ही फॉलो होना है। तो H प्लस और I माइनस, इलेक्ट्रोफाइल हो गया हमारा H प्लस और I माइनस है हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होगा। क्या करना है? H प्लस और उस डायरेक्शन में ऐड कराना है जहाँ ज्यादा H प्लस हो, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन हो, और I माइनस जहाँ पर एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाए। लेकिन अभी यहाँ पे सिमेट्रिकल है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें प्रोडक्ट सीधा सीधा यहाँ पर आयोडीन आ गया, ये प्रोडक्ट बन जाएगा इस केस में, ठीक है। इस वाले की बात करते हैं। तो इसमें हमें पता है कि H प्लस किधर ऐड होना है? H प्लस जहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इधर H प्लस ऐड होगा तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा और I उसी के ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो सेकेंड वाले केस के अंदर भी क्या बन जाएगा आपका? ये इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ कायरल सेंटर नहीं है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट बनने वाला है। थर्ड वाले केस की बात करें तो अब यहां पर आप लोग ध्यान देना कि इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितना है? 1। इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन कितना है? 1। तो अब दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में ऐड करवा दे भाई। अगर आप यहां पे ऐड करवाते हो तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहां पर, और अगर आप यहां पे ऐड कराते हो तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहां पर। तो प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में जोड़ा जाए? तो आप लोग ध्यान देना, यहां पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। देखो सबसे पहले मैं H प्लस ऐड करवाता हूं। अगर आप H प्लस यहां ऐड करवाते हो तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहां पर, जो कैसा है? 2 डिग्री, और इसमें अल्फा H कितने हैं? 2 इधर है और 2 इधर, 4। अब दूसरा केस, अगर आप H प्लस इस डायरेक्शन में ऐड कराते हो तो पॉजिटिव चार्ज कहां बना? यहां पर। ये भी 2 डिग्री है, तो दोनों में से कौन सा ले हम लोग? इसमें अल्फा H कितने हैं? 2 और 3 इधर, टोटल कितने हो गए? 5। तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री होते हुए भी। तो H प्लस आपका इधर ऐड होगा तो फिर I की इधर आ गया इस डायरेक्शन में। अब ये कायरल सेंटर भी है तो D प्लस L 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसके अंदर। समझ में आ गई बात? इस वाले केस की बात करते हैं। अगर आप पॉजिटिव चार्ज जैसे H प्लस यहाँ ऐड कराते तो पॉजिटिव यहाँ पे बना। अब ये पॉजिटिव जो है वो कैसा होगा? 2 डिग्री होगा इधर, तो ये रीअरेंजमेंट करेगा, ये यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करवाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट करके देखो आप लोग इनिशियली क्या बनेगा? जैसे ही H प्लस ऐड होगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। अब अगर आप आयोडीन सीधा यहीं पे जोड़ देते तो आंसर क्या हो जाता? गलत, क्योंकि अभी इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? आयोडीन जो होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर आयोडीन जोड़ दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस केस की बात करें, H इधर और आयोडीन इधर, इसमें कोई रीअरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसमें तो सीधा सीधा प्रोडक्ट आ जाएगा। इस वाले केस की बात करें, अब पॉजिटिव चार्ज किधर बनाओगे? अगर आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनाते हो तो इधर 2 अल्फा H मिल रहे हैं, और अगर आप यहाँ बनाते हो तो इधर 3 अल्फा H मिलेंगे, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है? आयोडीन को जोड़ना है। तो यहाँ पर आयोडीन और ये इथाइल ग्रुप एज इट इज। अब ध्यान देना, इस केस में कायरल सेंटर्स कितने बन रहे हैं? इस केस में कायरल सेंटर बन रहे हैं 2, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इस कार्बन पर भी RS कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है और इसके ऊपर भी RS। कारण क्या है कि जब आप इस डबल बॉन्ड पे H प्लस ऐड करवा रहे हो तो हमें पता है कि H प्लस इधर ऐड करवाना है ताकि एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ वाला ज्यादा स्टेबल होगा, कारण क्या है? इधर 3 अल्फा H थे, और अगर आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनाते तो इधर 2 ही अल्फा H होते, तो वो कम स्टेबल होता है। इसलिए जब आप H प्लस ऐड करा रहे हो तो इसके ऊपर भी 2 पॉसिबिलिटी है, फ्रंट से भी आ सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी आ सकता है। तो ये भी D प्लस L में जा सकता है, और एक बार पॉजिटिव चार्ज बन गया तो आयोडीन फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैकवर्ड से भी अटैक कर सकता है। तो यहां पर भी D प्लस L। तो यहां पे प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 4 प्रोडक्ट। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। टोटल कितने बनेंगे? 4 प्रोडक्ट। और इसमें कितने बनेंगे? 2 प्रोडक्ट। इसमें बाकी सब में कैसे हैं? सिंगल प्रोडक्ट के कैसे हैं? इस वाले की बात करते हैं। तो Na प्लस और Br माइनस। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें प्रोडक्ट क्या बनाओगे? अगर आप Br यहाँ पर ऐड करवा देते हो तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आप Br यहाँ पर ऐड करवाते हो तब भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कारण क्या है कि Na प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो इस रिएक्शन में जब इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है तो ये Br माइनस अटैक करेगा कहाँ पर? बात समझ में आ रही है? तो नो रिएक्शन। ये चीज खास आप लोग ध्यान रखना। इसमें न्यूक्लियोफाइल जरूर है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो रिएक्शन इनिशिएट ही नहीं होगी, तो इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब बात करते हैं ऊपर वाले केस की। देखो इस वाले में HI के साथ में NaBr है, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी और इसमें प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? इधर
आयोडीन भी बनेगा और इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट ये Br वाला भी बनेगा। कारण क्या है इसका कि H+ तो है ही हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल, Hi से मिल जाएगा, और I- भी और साथ साथ में क्या है Br- भी है। तो न्यूक्लियोफाइल 2 टाइप के हैं और इलेक्ट्रोफाइल 1 टाइप का है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। मार्कोनिकॉफ रूल से आयोडीन वाला भी बन जाएगा और Br वाला, तो उसमें 2 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब बात करते हैं इसकी, इसमें HF भी है और HI भी है, तो यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट बनने चाहिए, एक फ्लोरीन वाला भी बनना चाहिए और आयोडीन वाला भी। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज आयोडीन वाला। अगर आपने यहाँ पे फ्लोरीन वाला प्रोडक्ट बनाया तो आंसर गलत हो जाएगा। कारण क्या है, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कारण है इसका, सिर्फ आयोडीन वाला बना, फ्लोरीन वाला नहीं बनेगा, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट बोलता है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका जो डिसोसिएशन होता है वो और ज्यादा सप्रेस हो जाता है। मतलब अगर एक कमजोर है और एक स्ट्रॉन्ग वाला है, 2 टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स है। अब जैसे HF और HI की बात करें तो HI काफी स्ट्रॉन्ग होता है, HF काफी वीक होता है। तो HI की प्रेजेंस में जो HF का डिसोसिएशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से F- अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसमें H+ है और साथ साथ में क्या है I- है। HF और HI के कॉम्बिनेशन से आपको क्या समझना है, H+ एंड I-, कारण क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से F- अवेलेबल नहीं होगा। तो जब F- अवेलेबल ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पर। अब बात करते हैं इस केस की, इसके अंदर जैसे ही आप पाई बॉन्ड हटाओगे पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहाँ पर। अब देखो इसमें रीअरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर आप यहाँ पे रीअरेंजमेंट लाते हो तो 2 डिग्री है, अल्फा 4 ही होंगे, जबकि यहाँ पे अल्फा कितने हैं 5, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो स्टेबल स्टेट में है, तो इसके अंदर प्रोडक्ट सीधा सीधा यही बनने वाला है। अब ये कायरल सेंटर है तो D+L दोनों प्रोडक्ट्स। इसकी बात करें HCl केस में तो इधर पॉजिटिव चार्ज मतलब H इधर ऐड होगा, पॉजिटिव यहाँ पर, और फिर उसके बाद में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट होके और ये Cl आपका यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि रीअरेंजमेंट हो जाएगा इसमें। इस वाले केस में 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा Cl जोड़ दिया। ये वाला इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे जैसे ही पाई बॉन्ड हटा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। अब क्या होगा इसके अंदर, ये यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करके इधर आ सकता था, 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन हमें पता है कि इससे पहले ये रिंग एक्सपेंशन भी कर लेगा क्योंकि 5 मेंबर रिंग से आउटसाइड क्या है, कार्बोकेटाइन है और डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हमने जो रीअरेंजमेंट्स पढ़े थे कार्बोकेटाइन के वो आप लोग ढंग से पढ़े, तो इसमें पहले क्या होगा, एक रिंग एक्सपेंशन होगा और उसके बाद में हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट जो फाइनली बनेगा वो कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। अगर आप SN1 रिएक्शन जानते हो तो SN1 रिएक्शन के जैसे ही यहाँ पर क्या होने वाला है, रीअरेंजमेंट होने वाला है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को प्रोडक्ट बनाने, ये HX का एडिशन एल्कीन के ऊपर बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप एल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन कराते हो तो एल्कीन बनती है, और एल्कीन पे HX का एडिशन करवाते हो तो एल्काइल हैलाइड बनता है, तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शंस हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिखे हैं। अब जैसे इसके अंदर पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ये एक ब्रिज हेड कंपाउंड है और ब्रिज हेड के ऊपर ही ये देखो 6 मेंबर रिंग, यहाँ से ये 2 एक कार्बन, फिर ये कार्बन जो है ये 2 कार्बनों से कनेक्टेड है जिसके ऊपर क्या है, पाई बॉन्ड है। तो देखो H+ जैसे ही यहाँ पर ऐड होगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहाँ पर, और ये ब्रिज हेड के ऊपर बाहर पॉजिटिव चार्ज है 5 मेंबर से, तो ये रिंग एक्सपेंशन कर जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो आप लोग थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करना कि यहाँ पर ब्रिज में एक कार्बन था, ये एक्सपेंशन करके यहाँ पर आ जाएगा तो 2 कार्बन बन जाएंगे, 2 कार्बन, और फिर ये इस तरीके से, और उसी के ऊपर यहाँ पर एक कार्बन तो ऑलरेडी था ही, और एक तरफ आपका क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये, सिंपल सा है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसमें रिंग एक्सपेंशन भी होगा और उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, Br अटैच हो जाएगा। इसकी बात करें HBr के केस में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br। इस वाले केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो यहाँ पर Br, सिंपल सा है। इस वाले की बात करें तो 4 मेंबर रिंग है पाई बॉन्ड के साथ में, तो HBr के केस में सीधा सीधा क्या कर दो, Br जोड़ दो। HBr R2O2 के केस में क्या हो जाएगा, भाई ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि यहाँ पर अभी सिमेट्रिकल टाइप का है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। HCl की अगर मैं बात करूँ, सॉरी इस वाले में गलत हो गया,
इस वाले केस में HBr के केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा रिंग पर, तो ये CPM के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा Br, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर लेगा, तो इसमें तो रीअरेंजमेंट होगा और इसमें Br डायरेक्टली आ जाएगा क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं है। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl और यहाँ पर, अब यहाँ पर ये मत कर देना कि 4 मेंबर रिंग के ऊपर डायरेक्टली Cl, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट तो ऑब्जर्व होता नहीं है, तो इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर सेम रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ भी होता नहीं है। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ, तो जहाँ जहाँ मार्कोनिकॉफ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाना है, बाकी केसेस में सेम रहना है। ठीक है, इस वाले केस की बात करूं HBr की, तो HBr में यहाँ पर तो मार्कोनिकॉफ रूल और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ, तो एंटी मार्कोनिकॉफ में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो इस केस में रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन होके और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि भाई प्रोडक्ट कैसे बन गया, तो जो मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म के पहले आपको रीअरेंजमेंट पढ़ाया था कार्बोकेटाइंस का, वो आप लोग ढंग से पढ़ें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इस वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट एज इट इज रहने वाला है और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, Br राइट साइड में आ जाएगा। अब अगर इन दोनों के अलावा आपने Br यहाँ पे जोड़ के बना दिया प्रोडक्ट, तो वो तो वैसे ही गलत है। इसके अंदर मान लो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूछ ले, जैसे 3 एल्कीन दे दी, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप लोग ध्यान दें, जो एल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उसके ऊपर एडिशन, जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगी उसके ऊपर एडिशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसमें पाई बॉन्ड हटाओगे तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा 3 डिग्री, इसमें यहाँ पे बनेगा और इसमें यहाँ पर, तो एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री। तो आप लोग ध्यान रखना, रेट ऑफ एडिशन जो है एल्कीन पर वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन वो फॉर्म करेगी उतनी ज्यादा रेट हो जाएगी, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा फास्ट ये रिएक्ट करेगी, फिर ये और फिर ये वाली। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड बाय द एल्कीन। तो जितनी ज्यादा क्राउडेड होगी उसमें कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब इसमें देखो कार्बोकेटाइन तो सभी में यहाँ पे बनने वाला है, इस जगह पर इस टाइप से यहाँ पे बनेगा, यहाँ सभी जगह पे कार्बोकेटाइन सेम है। अब आप लोग ध्यान दें, इसमें अलग अलग ग्रुप्स हैं, इसके पैरा पे कुछ नहीं है, इसके पैरा पे NO2, तो ये -M ग्रुप है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला है, तो कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा हाईली। इसमें OCH3 का क्या है, +M इफेक्ट है और यहाँ पर CH3 का क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो हमें पता है कि +M सबसे ज्यादा स्टेबल करता है कार्बोकेटाइन को, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर उसके बाद में नॉर्मल रेजोनेंस एंड देन -M। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है कार्बोकेटाइन क्योंकि इसमें +M इफेक्ट मिल रहा है। उसके बाद में 4, देन फर्स्ट, देन सेकंड। सेकंड वाला सबसे कम रेट शो करेगा क्योंकि उसमें क्या है, -M इफेक्ट लग रहा है। इसकी बात करते हैं, एक तो ये पॉइंट तो आपको ध्यान रखना ही है, रेट ऑफ एडिशन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं, स्टाइरिन। जो एल्कीन्स होती हैं, एल्कीन्स पॉलीमराइज होती है बहुत इजीली और बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स बनाती है। जैसे ये स्टाइरिन है, तो अगर इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीस्टाइरिन बन जाता है। ये हमारे पास में जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं स्टिल्बिन। ये 2 कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा रहे हो, इसमें रेट की बात करें तो हमें पता है कि इस एल्केन में कॉन्जुगेशन है पीएच के साथ में, इस एल्केन के अंदर दोनों डायरेक्शन में पीएच के साथ कॉन्जुगेशन में, तो देखा जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन फिर भी रेट इसमें स्टाइरिन में ज़्यादा आती है। कारण क्या है कि जैसे ही इसमें H+ ऐड होगा तो इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ऐसा बनेगा CH3, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ क्या कर जाएगा, रेजोनेंस कर जाएगा। इसकी बात करते हैं, जैसे ही आप इसमें H+ ऐड कराओगे तो PH CH पॉजिटिव बन गया, देन CH2 एंड PH। अब आप लोग ध्यान दे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है और इनफैक्ट ये वाली जो PH रिंग है वो अपना -I इफेक्ट और लगा देगी, तो -I से तो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना। तो देखने में ये ज्यादा हो सकता है लेकिन रेट अभी भी किस में रहेगी, स्टाइरिन में ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू स्टिल्बिन। कारण क्या है कि दूसरी PH रिंग का क्या लग रहा है, -I इफेक्ट लग रहा है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को एडिशन कराना है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे हम लोग हाइड्रोजनेशन भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हाइड्रोजनेशन में क्या था
कि H2 जो है वो आपस में ऐड हो रहे थे, 2 H2 आपस में ऐड हो गए थे, ठीक है। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर मैं एल्कीन और एल्काइन को कंपेयर करूं तो किस पे डिपेंड करती है, लीनियर शेप पे डिपेंड करती है। तो यहां पर मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूं, ध्यान रखना, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्कीन एंड एल्काइन, इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूं। और एक में बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, किसमें, एल्कीन एंड एल्काइन में, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। दो चीजें हैं हमारे पास में, एक तो मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात कर रहा हूं और एक हाइड्रोजनेशन की बात कर रहा हूं। तो जब आप हाइड्रोजनेशन कराते हो तो एल्काइन में फास्ट होता है हाइड्रोजनेशन, कारण क्या है कि इसका लीनियर शेप होता है, क्योंकि वो सेन एडिशन प्रोसेस है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है वो एल्कीन में फास्ट होता है एज कंपेयर टू एल्काइन में। कारण क्या है कि जब एल्कीन में कराओगे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा इस टाइप से, और जब आप एल्काइन में कराओगे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा जो पाई बॉन्ड के ऊपर बनेगा। तो पाई बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, थोड़ा सा कम स्टेबल है। तो ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से जो एल्कीन्स होती हैं वो फास्ट रिएक्ट करती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्ट में एज कंपेयर टू एल्काइंस। और दूसरा फैक्टर तो हमारे पास में था ही क्या, कि जितनी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, रेट ऑफ एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन जो था वो एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसका हाइड्रोजनेशन उतना ही मुश्किल हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है, एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल उसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन करते हुए ये फैक्टर्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के एडिशंस पढ़ेंगे, दैट इज एडिशन ऑफ H2O, वाटर के मॉलिक्यूल का किस तरीके से एडिशन होता है। थैंक यू।